नमस्कार। ग्रामीण महिला विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा, हर्षवर्धन का कार्यकाल के बारे में, उसके धर्म ज्ञान विद्या के संरक्षण के बारे में। आज हम ज्ञान व विद्या के संरक्षण के रूप में हर्षवर्धन के योगदान के बारे में पढ़ेंगे। बेटाओ, धर्म के संरक्षक के रूप में और ज्ञान और विद्या के संरक्षण के रूप में हर्षवर्धन का निबंधात्मक प्रश्न अधिकतर कई बार बोर्ड के एग्जामों में आ चुका है, तो इस पर आपको विशेष ध्यान देना है बेटाओ। तो पहला पॉइंट है उच्च कोटि का विद्वान, यानी हर्ष। अब तक हमने पढ़ा, उसमें भी आपको पता चला, उसमें बताया हमने कि हर्षवर्धन ने खुद ने स्वयं नाटक ग्रंथावली लिखी कि रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका। तो हर्षवर्धन एक विद्यानुरागी शासक था, यानी उसको विद्या में, शिक्षा में क्या था, रुचि थी। स्वयं उच्च कोटि का विद्वान था। उसने रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका नामक 3 नाटकों की रचना की। अब खुद विद्वान था तो विद्वानों का संरक्षक भी था। उसके दरबार में कई विद्वान और साहित्यकार रहते थे। तो दूसरा टॉपिक है अपना विद्वान व साहित्यकारों को संरक्षक। तो हर्ष राजस्व का 1/4 हिस्सा बौद्धिक उपलब्धियों तथा विद्या के प्रसार व विद्वानों को पुरस्कृत करने पर वह करता था। यानी जो राजस्व प्राप्त होता था हर्ष को, उसका 1/4 हिस्सा किस पे? शिक्षा पर। यानी जो भी नई नई जो विचार है, जो विद्या के जो विचार होते थे और जो विद्या का प्रचार प्रसार करने के लिए, दूसरे देशों में उसका विद्या प्रचार करने के लिए, और विद्वान जिन विद्वानों ने अच्छा काम किया था उसको पुरस्कृत करने पर इस 1/4 हिस्से का प्रयोग करता था। हर्ष ने मयूराष्टक, सूर्य शतक के रचयिता मयूर और हर्षचरित कादंबरी के रचयिता बाणभट्ट, भर्तृहरि, मातंग, दिवाकर जैसे आदि विद्वानों को शिक्षण प्रदान किया। यानी हर्ष के दरबार में कौन रहते थे? मयूर के नाम से लिखने वाले, जिन्होंने कौन से ग्रंथों की रचना की? मयूराष्टक और सूर्य शतक। बाणभट्ट ने लिखी हर्षचरित और कादंबरी, जिसमें हर्षवर्धन के कार्यकाल के बारे में मुख्य स्रोत हर्षचरित्र से पता चलता है और हिंसा के विवरणों से पता चलता है। तो बाणभट्ट ने कौन कौन से ग्रंथों की रचना की? हर्षचरित्र और कादंबरी, मयूर का, मयूराष्टक और सूर्य शतक। और कौन कौन से विद्वान थे? भर्तृहरि, मातंग, दिवाकर, जयसेन आदि। जयसेन भी एक क्या था? प्रसिद्ध विद्वान था। उसकी विद्वता से प्रभावित होकर, यानी उसकी बुद्धि लब्धि से प्रभावित होकर हर्ष ने उसे क्या करा? उड़ीसा के 80 गाँव की आय दान कर दी। ये हमने पहले पढ़ा ना, विद्वानों को पुरस्कृत करने पर वह करता था। तो उसी से रिलेटेड हो गया। यानी जयसेन से वो एक समय इतना प्रभावित हुआ कि उसने उड़ीसा के जो 80 गांव थे उसकी जो आय थी वो सारी किसको दान कर दी? जयसेन को दान कर दी। पर जयसेन बहुत अच्छा विद्वान था, परंतु जयसेन ने उसको स्वीकार नहीं किया। तीसरा पॉइंट आता है शिक्षा को प्रोत्साहन। तो शिक्षा को प्रोत्साहन में सबसे मेन आ जाता है नालंदा विश्वविद्यालय, जो गुप्त काल के कुमार गुप्त ने उसको स्थापित किया था। पर हर्षवर्धन में भी शिक्षा का प्रमुख केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय था, वल्लभी विश्व था। तो हर्ष ने शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए धन एवं गाँव को दान में दिया। यानी गाँव को दान का मतलब क्या है? गाँव से जो आय होती थी वो शिक्षा पर खर्च होती थी। नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। इसके अतिरिक्त नालंदा के अलावा और कौन कौन थे? वल्लभी, अन्य गुरुकुल आश्रम, विहार शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। विहार क्या होता है बेटा? बौद्ध धर्म के जो संरक्षक के लिए जो धर्मशाला की तरह बड़े बड़े जो मंदिर की तरह जो बने होते थे उसको कहते हैं विहार। नालंदा विश्वविद्यालय में देश विदेश से हजारों छात्र विद्यादान के लिए आते थे। यहाँ लगभग 10,000 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। हर्ष ने लगभग 100 गाँव इसे भेंट किए। इसे किसके लिए? नालंदा के लिए। और इसी की आय से इनका खर्चा चलता था। इस प्रकार हर्ष ने प्रजा के बौद्धिक स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया। चौथा पॉइंट है बेटा विद्या के प्रसार तथा विद्वानों को पुरस्कृत करने पर प्रचुर धन व्यय करना।
तो हर्ष विद्यानुरागी शासक था, हम पढ़ ही चुके हैं। तो और विद्वानों को पुरस्कृत करने के लिए जैसे इनको उन्होंने 80 गाँव की आयत दी, परंतु उन्होंने स्वीकार नहीं करी। तो हर्ष राजस्व का चौथा हिस्सा खर्च पर, शिक्षा पर खर्च करता था। समोच्च कोटि का विद्वान था, अन्य विद्वानों को संरक्षण देता था। बाणभट्ट, मातंग दिवाकर जैसे आदि। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हर्ष ने शिक्षा का प्रचार प्रसार के लिए वित्त का पोषण किया। इसलिए हम हर्ष को धर्म, ज्ञान, विद्या का महान संरक्षक कहते हैं। तो विद्या के संरक्षण के रूप में कितने पॉइंट है बेटाओ? उच्च कोटि का विद्वान, विद्वान सहायताकारों का संरक्षक, शिक्षा को प्रोत्साहन, उसमें नालंदा विश्वविद्यालय प्रमुखता से, और विद्या के प्रसार और विद्वान को पुरस्कृत करने पर प्रचुर धन व्यय करना। बेटा कोई कठिन टॉपिक नहीं है, परंतु बड़ा प्रश्न आ जाता है यदि 6 नंबर का, तो बहुत अच्छा है। ये सारी जो ज़्यादा डिटेल है अधिकतर पहले टॉपिकों में पूरी हो चुकी है। अब हम आते हैं अगले टॉपिक, हर्ष के शासन प्रबंध के बारे में। अब सम्राट हर्षवर्धन स्वयं प्रशासन की धुरी था, यानी व्यक्तिगत रूप से हर्षवर्धन को प्रशासन में रुचि थी। वो कभी भी जनता के बीच में निरीक्षण करने पहुंच जाता था। तो हर्ष वीर योद्धा ही नहीं अपितु योग्य प्रशासक भी था। उसका विचार था कि प्रशासकीय कुशलता के लिए शासक को निरंतर सचेत रहना चाहिए। यानी सचेत रहने के लिए तो के तौर पर तो निरीक्षण करने के लिए जनता के बीच में चला जाता था वो, यहाँ पे जनता सही तो है, जनता को कोई कष्ट तो नहीं है। तो पहला है सम्राट। हर्ष अपने साम्राज्य का सर्वोच्च अधिकारी था, यानी साम्राज्य की जो था, जो पूर्ण दूरी क्या था, साम्राज्य की दूरी खुद सम्राट राजा था। हर्ष बहुत परिश्रमी था, उसने दिन को 3 भागों में बांट रखा था। कितने भागों में? 3 भागों में। एक राजकार्य के लिए निश्चित था, यानी एक भाग को तो वो राजकार्य करता था। हर्ष निरीक्षण यात्रा के लाभ में विश्वास था, यानी हमेशा निरीक्षण यात्रा करती रहनी चाहिए। निरीक्षण के दौरान कोई भी समस्या होने पर उनको वो हल करता था। यानी निरीक्षण के दौरान, यानी जो गांव में निकल गया देखने के लिए, कहीं की किसी भी प्रशासनिक की जांच करी, उसमें कोई गलती निकली, कोई कमी निकली, तो उस समस्या को तुरंत हल करता था। दूसरा आता है मंत्री परिषद। आज भी ऐसे कैसे है, सम्राट की तरह न हर्ष राष्ट्रपति ले लो, राष्ट्रपति की शक्ति का प्रयोग करता है प्रधानमंत्री, पर उस समय सम्राट खुद होता था। मंत्री परिषद राष्ट्रपति को प्रशासनिक कार्यों में हेल्प करने के लिए क्या होती है, आज भी मंत्री परिषद होती, तो हर्षवर्धन के समय भी मंत्री परिषद थी। तो सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद गठित की गई थी। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद, यानी हर्षवर्धन का भाई था राज्यवर्धन, तो राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन सिंहासन पर बैठा था। तो मृत्यु के बाद मुख्यमंत्री भंडी ने मंत्री परिषद सभा का आयोजन किया। यानी जब राज्यवर्धन की मृत्यु हो गई तो जो मुख्यमंत्री उस समय थे भंडी, उन्होंने मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की और हर्षवर्धन को राजपद संभालने का प्रस्ताव रखा, यानी हर्ष को राजा बनाने का प्रस्ताव रखा। मंत्री परिषद को शासक चुनने में नहीं बल्कि देश विदेश नीति में भी काफ़ी कुछ कहने का अधिकार दिया। यानी हर्षवर्धन के समय, यानी वर्धन काल में मंत्री परिषद शक्तिशाली होती थी। वो शासक का ही चुनाव नहीं बल्कि देश विदेशों से जो संबंध कायम किए जाते थे उसमें भी मंत्री परिषद की प्रमुख भूमिका होती थी। अब हम आते हैं सचिवालय पे, कि हमने सम्राट टॉपिक देख लिया, मंत्री परिषद देख ली, अब सचिवालय आज भी होता है बेटा सचिवालय। तो राजधानी में सुव्यवस्थित सचिवालय था, यानी क्रमबद्ध तरीके से बिल्कुल अच्छी तरह से हर मंत्री का, हर कर्मचारी का बैठने का अलग स्थान, अलग बड़ा सभा मंडल वगैरह सब होते थे। बाणभट्ट ने अवंती को विदेश तथा युद्ध मंत्री बताया है, यानी बाणभट्ट ने अपने हरिश्च चरित्र में अवंती को क्या बताया, विदेश और युद्ध मंत्री, यानी आज भी होता है विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री। सिंगानद को सेनापति बताया। मुख्य राज्य कर्मचारी के नाम थे महासामंत, महाराज, 2 साधनिक, प्रभातर, राजस्थानीय, कुमार मात्य, उपरी विषयपति इत्यादि। यानी
इस तरह के क्या होते थे, राज्य कर्मचारी होते थे, मंत्री पद होते थे, ये प्रभावशाली पद होते थे। उच्च प्रशासकीय सेवा में कुमार मात्य नियुक्त किए गए थे, यानी उच्च, जैसे आजकल कलेक्टर होते हैं उस तरह से, सचिव होते हैं उस तरह से, उस समय कुमार मात्य नाम का अधिकारी होता था, उच्च अधिकारी। उन्हीं में से मंत्री, सचिवालय के अधिकारी, जिला अधिकारी लिए जाते थे। राजधानी के अपने राजकीय संदेश वाहक थे, यानी राजधानी के अपने खुद क्या थे, मैसेंजर होते थे, संदेश वो पहुंचाने वाले वाहक होते थे। आज के समय तो है ही नहीं कि मोबाइल होते थे तो तुरंत सूचना पहुंच जाए। आज का जो सूचना तंत्र है वैसा सूचना तंत्र उस समय नहीं होता था। तो राजधानी के अपने क्या होते थे, संदेश वाहक होते थे, जिन्हें हर्ष चरित्र में क्या कहा जाता था बेटाओ, दीर्घ ध्वज कहा जाता था। यानी हर्षचरित्र में उन्हें क्या कहा गया है, संदेश वाहक को दीर्घ ध्वज। हेनसांग के अनुसार मंत्रियों अधिकारियों के वेतन भूमि अनुदान के रूप में दिया जाता था। हेनसांग क्या लिखता है कि जो मंत्रियों और अधिकारियों को जो वेतन दिया जाता था, आज की तरह नगद का नहीं था, जबकि उस समय हम पढ़ेंगे कि सोना चांदी के सिक्के कौड़ियों से इनसे लेन देन होता था, परंतु इनको किसके रूप में होता था, भूमि अनुदान के रूप में दिया जाता था। अब चौथा टॉपिक है सेना। सेना एक देश के लिए महत्वपूर्ण अंग होती है बेटा। तो हेनसांग ने कहा है कि हर्ष की सेना में 5000 हाथी, 2000 घुड़सवार, 5000 पैदल सैनिक थे। हर्ष की सेना, हेनसांग क्या बताता है हर्ष की सेना की कि 5000 हाथी, 2000 घुड़सवार, 5000 पैदल, यानी 5000 हाथी और 5000 पैदल और 2000 घुड़सवार। फिर जैसे जैसे हर्षवर्धन का राज्य विस्तृत होता गया तो हर्षवर्धन ने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाया। तो हाथी की तो क्या हो गई 60,000 हाथी की 60,000, 1 लाख घुड़सवार। देखो पहले घुड़सवार कम है, हाथी ज़्यादा है, अब घुड़सवार ज़्यादा है, हाथी कम है। 60,000 हाथी, 1 लाख घुड़सवार। सामान्य सैनिकों को चाट भाट कहा जाता है, यानी सिंपल जो सैनिक होते थे उन्हें क्या कहा जाता था, चाट भाट। घुड़सवार सेना के अधिकारी को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारों बलाधिकृत व महाबलाधिकृत कहा जाता है। यानी सामान्य सैनिक होते थे वो तो चाट भाट, घुड़ सेना का जो मेन अधिकारी होता था, सेनापति होता था वो बृहदेश्वर, पैदल सेना का जो मेन अधिकारी होता था उसको बलाधिकृत और महाबलाधिकृत कहा जाता था। और सभी तरह को मेन उनको सारों को काम को करने वालों को कहा जाता था महासेनापति। प्रमुख सेनाधिकारियों को के ऊपर जो होता था वो क्या होता था, महासेनापति। अब आते हैं हम साम्राज्य के भाग, यानी आज जैसे अब हम भारत की बात कर रहे हैं तो भारत में जैसे केंद्र सरकार है, फिर उसके बाद में केंद्र को किस में बांटा गया है, राज्य में, जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात आदि। फिर उसके बाद में किस में बांटा गया है, डिस्ट्रिक्ट में, जिला में, जिला को संभाग में, नहीं जिला संभाग में नहीं, जिला को बांटा गया है, पंचायत समिति, तहसील, इनमें बांटा गया है। तो इस तरह से ही हर्षवर्धन के काल में भी प्रांत, फिर प्रांत के बाद में भुक्ति, यानी राज्य है, आज की जो राज्य हैं वो प्रांत, आज के जो जिले हैं उनको भुक्ति कहा जाता था। फिर उसके बाद में विषय और सबसे छोटी इकाई ग्राम, जो आज भी सबसे छोटी इकाई ग्राम है। तो हर्ष के मधुवन व बांसखेड़ा पत्रों में, कौन कौन से पत्रों में, मधुवन और बांसखेड़ा, अक्षत्र भुक्ति का उल्लेख मिलता है। यानी कौन से जिले का, कौन से भुक्ति का उल्लेख मिलता है, अक्षत्र। कौन से पत्रों में, मधुवन और बांसखेड़ा में। भुक्ति को वर्तमान में जिला समझा जा सकता है, मैंने आपको पहले बता दिया। ग्राम का प्रशासन मुखिया, जैसे आजकल सरपंच होता है, परंतु उस समय उसको सरपंच की जगह क्या कहा जाता था, ग्रामक्ष पटलिक कहा जाता था। इनके सहायक को कर्णिक कहा जाता था। अब आते हैं कि टैक्स, कर, किस किस तरह के कर थे। आज भी बेटा वो कर है, तो उस समय भी अब राजा को अपने प्रशासनिक खर्च चलाने के लिए
कर की आवश्यकता होती है। तो हर्षवर्धन के समय 3 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है, जिन्हें क्या कहा जाता था? भाग, हिरण्य, बलि। कौन कौन से करते? भाग, हिरण्य, बलि। भाग एक प्रकार का भूमि कर था जो पदार्थ रूप में दिया जाता था। हिरण्य, इस कर को कृषक और व्यापारी नगद दिया करते थे। हिरण्य कर को, टैक्स को किससे देते थे? कृषक यानी किसान और व्यापारी नगद दिया करते थे, जैसे फसल दे दी। व्यापारिक वस्तुओं पर नाप तोल के अनुसार कर लिए जाते थे, यानी जो व्यापारिक वस्तुएं होती थी उस पर जिसके नाप तोल के अनुसार, जितने जैसे वजन के अनुसार, मीटर के अनुसार। कृषि उत्पादन में सम्राट का छठा भाग था, यानी कृषि का उत्पादन होता था उसका छठा भाग पर को किसको दिया जाता था? सम्राट को दिया जाता था। कृषि का छठा भाग का किसको प्राप्त होता था? राजा को। हेनसांग के अनुसार भूमि को 4 भागों में बांटा गया है। पहला राज कार्य चलाने के लिए था, दूसरा भाग मंत्रियों और राज कर्मचारियों के वेतन के लिए था, तीसरा सुयोग्य व्यक्ति को पुरस्कृत करने के लिए, और चौथा धार्मिक संप्रदाय को दान देने के लिए। यानी पहला राज कार्य चलाने के लिए, दूसरा मंत्री राज को वेतन देने के लिए, तीसरा सुयोग्य व्यक्ति को पुरस्कृत करने के लिए, चौथा धार्मिक संप्रदायों को दान देने के लिए। दंड विधान। हेनसांग के अनुसार अपराधी और विद्रोहियों की संख्या बहुत कम थी। हेनसांग आया तो हेनसांग ने देखा कि अपराध बहुत कम थे उस समय। जब कानूनों को तोड़ा जाता था तो अपराधियों को दंड दिया, यानी कोई व्यक्ति राजा के बनाए हुए कानूनों को कोई तोड़ता था तो उनको दंड दिया जाता था। शारीरिक दंड नहीं दिए जाते थे, यानी फिजिकल टॉर्चर नहीं किया जाता था बेटा। परीक्षा द्वारा अपराध की जांच करने का ढंग भी प्रचलित था, यानी उसको परीक्षा ली जाती थी एक तरह से कि ये अपराध कर सकता है नहीं कर सकता। सरकार प्रजा के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करती थी, यानी हर्षवर्धन के समय का प्रजावत्सल शासक था, तो हम इस बात से कह सकते हैं कि हर्षवर्धन के प्रजा के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब आते हैं हम हर्ष का मूल्यांकन। तो हर्ष के मूल्यांकन में है कि हर्ष वीर योद्धा था, महान सेनापति था। हर्षवर्धन के हमने विजयों का अध्ययन किया, हुणों को सामना किया इसने, और योग्य प्रशासक था, हमने पूरी प्रशासनिक व्यवस्था देखी। सामाजिक एकता सहिष्णुता को प्रोत्साहन, यानी हमने जो धर्म के संरक्षण के रूप में उसमें देखा, तो उसमें आपको सभी धर्मों का अनुयायी था, ये सभी धर्मों को समान दान देता था, सभी धर्मों का समान आदर करता था। कुशल राजनीतिज्ञ था, प्रशासनिक व्यवस्था की दूरी, खुद सम्राट था तो खुद राजनीतिज्ञ था। कला साहित्य का संरक्षक था, यानी खुद ने बुक्स लिखी, रागानंद रत्नावली वगैरह, वैसे उसने मातंग दिवाकर जैसे नादी विद्वान रहते थे उसके दरबार में। दानशील आपने प्रयाग सभा कन्नौज सभा में देखा पूरा, एंड में खुद ने ही है ना बहन से कपड़े मांग कर पहने और सब वस्तुएं दान कर दी। अंतिम हिंदू सम्राट इसको कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है इसको अंतिम? इसने जो श्रेष्ठ कार्य किए, जो लोक कल्याण कार्य किए, इसलिए इसको एक अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है, यानी कोई इसके बाद प्रतापी हिंदू सम्राट नहीं हुआ। अब हम आते हैं कि जैसे गुप्त काल के समय बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए कौन आया था? फाहियान। तो हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री आया था? हेनसांग। अब हमने अब तक पढ़ा उसमें हेनसांग के अनुसार आया ना, तो हेनसांग। अब हम एक अलग से टॉपिक देख रहे हैं कि सामाजिक स्थिति के बारे में क्या कहा उसने, आर्थिक स्थिति के बारे में क्या कहा, धार्मिक स्थिति के बारे में क्या कहा, राजनीतिक जीवन के बारे में क्या कहा, शिक्षा के माध्यम से क्या कहा। वैसे तुमने सारा वर्णन तुम डिटेल पढ़ चुकी हो एक तरह से, अभी तक मैं पढ़ा चुकी हूँ, सब आ चुका है, पर एक तरह से केवल हेनसांग का इसमें। तो हर्षवर्धन के समय ये आया, उद्देश्य क्या था इसका आने का? बौद्ध स्थलों का दर्शन और बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना। 1 नंबर का प्रश्न आता है बेटा कि हेनसांग भारत क्यों आया? तो क्यों आया? बौद्ध स्थलों का दर्शन करने और बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के। अब इसने समाज के बारे में क्या कहा
कि सामाजिक स्थिति कैसी थी उस समय। तो हिंसांग कहता है कि उस समय समाज 4 भागों में बटा हुआ था। किसमें बटा हुआ था? 4 वर्णों में बटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब इसमें से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तो समृद्धशाली थे, शूद्र थोड़े गरीब होते थे। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य खुद स्वच्छता आदि सबका ध्यान रखते थे, थोड़े वो विद्वान भी होते थे, परंतु शूद्र सेवा का कार्य करते थे। तो शूद्र खेती व परिचर्या का कार्य करते थे। प्याज, लहसुन व मांस खाने वालों का निवास शहर से बाहर था, यानी जो प्याज, लहसुन और मांस आदि का सेवन करते थे वो कहाँ रहते थे? शहर से बाहर रहते थे। तो एक तरह से शूद्र लोग बाहर रहते थे। दूसरी आती है आर्थिक स्थिति। आर्थिक यानी अमीर गरीब। तो सबसे पहले हिंसांग कहता है कि भूमि उपजाऊ थी, यानी जो यहाँ की जो भूमि थी भारत की वो उपजाऊ थी, लोग समृद्धशाली थे। अब देखो ये इसने लेन देन के लिए क्या लिखा है हिंसांग ने कि सोने चांदी के सिक्के कौड़ियों से लेन देन होता था। किससे लेन देन करते थे लोग? सोने चांदी के सिक्के और कौड़ियों से। वस्त्र उद्योग भी उन्नत अवस्था में था। अब प्रमुख शहर कौन से थे? ताम्रलिप्ति, बड़ौच और पाटलिपुत्र प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे, प्रमुख शहर थे उस समय के। चीन, मध्य एशिया, पश्चिम से भारत के व्यापारिक संबंध थे, यानी वस्त्र, मसाले, कपड़े आदि ये सामान जाते थे। और कृषि कर उपज का 1/6 भाग था। अभी हमने पहले भी अध्ययन किया तो कर के टॉपिक में, तो कृषि कर कितना लिया जाता था? 1/6 भाग। अब आते हैं धार्मिक स्थिति के बारे में। अब धार्मिक जीवन का उद्देश्य ही एक तरह से था उस समय ज्ञान की खोज। तो भारत में ब्राह्मण धर्म का ज़्यादा प्रभाव था उस समय। हर्षवर्धन खुद इस पहले हिंदू धर्म का था, बाद में उसने बौद्ध धर्म करा। तो जैन और बौद्ध धर्म भी उस समय प्रचलित थे। राजा प्रजावत्सल होते थे, धर्मश्रेष्ठ शासक थे। सभी धर्मों में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। ब्राह्मण धर्म में यज्ञ एवं गाय आदरणीय थी, यानी ब्राह्मण धर्म में यज्ञ की प्रबलता थी और गायों की पूजा की जाती थी। अब आते हैं हम राजनीतिक जीवन के बारे में। तो उसका शासन प्रबंध देखा हमने, हर्षवर्धन का वही राजनीतिक जीवन है कि शासन पद्धति हितकारी सिद्धांतों पर आधारित था, यानी जिसमें लोक कल्याणकारी सिद्धांत पर, यानी जिसमें जनता की भलाई ज़्यादा हो, उन्हीं सिद्धांतों पर हर्षवर्धन अपना शासन प्रबंध था हर्ष का। राज्य की आय राज कार्य चलाने, वेतन, पुरस्कार और दान में खर्चे होती थी। हमने पढ़ा ना कि 4 भागों में बटे हुए थे कर व्यवस्था। पहला राजकार्य के लिए, दूसरी वेतन के लिए, तीसरी पुरस्कार के लिए, चौथे दान वगैरह के लिए। हर्ष की राजकार्य में व्यक्तिगत रुचि थी, दंड नीति उतार थी। अब है शिक्षा। शिक्षा विहारों व गुरुकुल के माध्यम से दी जाती है। विहार बौद्ध धर्म की शिक्षा तो विहारों में, अपने ब्राह्मण धर्म की तो गुरुकुल में। वेदों का पाठ मौखिक होता था। लिपि ब्राह्मी लिपि है। मौर्य काल में अपन देखें तो ब्राह्मी लिपि, अशोक के जो लेख मिले वो ब्राह्मी लिपि में मिले। और नालंदा वल्लभ भी शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। ये आपका हिंसांग का विवरण हुआ। अगली वीडियो में हम चोल शासन के बारे में पढ़ेंगे।